हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच का डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिया था। देन हमने रेस्पिरेशन दो टाइप्स की देखी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे कि जैसे देखो, हम ये चीज़ देख रहे थे कि आपकी जो एल्वोलाई थी उससे ब्लड, उससे एयर का डिफ्यूजन हो रहा था इनटू ब्लड वेसल, है ना। यहाँ से हम इनहेलेशन कर रहे थे, जो हमने एक वेंटिलेशन का प्रोसेस देखा था। तो वेंटिलेशन में क्या हो रहा था, या फिर ब्रीदिंग में आप बोल सकते हो, ऑक्सीजन यहाँ पर आ रही थी, तो इसका मतलब एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा था, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की वो इंक्रीज हो रही थी। ब्लड वेसल क्योंकि टिश्यूज के पास से होती हुई आ रही है, तो उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी। तो यहाँ पर फिर इन दोनों कॉन्सेंट्रेशंस में डिफरेंस होने की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन जो है ये ब्लड वेसल में डिफ्यूज हो जाती है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है इनटू दी एल्वोलाई, और फिर एल्वोलाई से थ्रू थ्रू ब्रोंक्योल्स, देन रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई जो है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर आ जाती है। जबकि जो ऑक्सीजन है, अब ये ब्लड आपका हो चुका है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज के पास में जा करके टिश्यूज को फिर से क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। जैसे अब यहाँ पे एक टिश्यू होगा कोई, वो फिर से उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होंगी, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी। तो जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के आई है ब्लड वेसल के अंदर, वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी इनटू दी टिश्यूज। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन में, तो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपकी ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसमें अभी CO2 कम था, है ना, और यहाँ पर टिश्यूज के अंदर जो है वो CO2 ज्यादा हो गया है, तो ये डिफ्यूज हो जाएगा इनटू दी ब्लड वेसल, और फिर ऐसे ही करते हुए ये दोबारा जो है वो एल्वुलाई के पास पहुंच जाती है, और ऐसे ये पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो आज जो हमारे डिस्कशन का मेन जो वो सबका पर्पस है वो ये है कि ये जो सरफेस है ना एल्वुलाई का, ये सरफेस, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि गैसेस डिफ्यूज हो पा रही हैं इन दोनों सरफेसेस के बीच में। ठीक है, तो इस सरफेस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने आज देखना है। ठीक है, तो अब देखो, देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि वो क्या है, एक जो एल्वुलाई है इट इज एक्टिंग एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो डिफ्यूजन करवा पा रही है। तो देखो, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो तो होता है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इट मस्ट बी रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। तो ये चीज हमने देख ली, जैसे देखो ये ब्लड वेसल थी, सॉरी आपकी एल्वुलाई थी, है ना, ये क्या थी, एल्वियोलाई। तो इसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स का ऐसे करके नेटवर्क होता है। ठीक है, यहाँ से जारी होगी, इसके अगल आजू बाजू से, मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल्स जारी होती हैं। तो इसी चीज को बोला गया कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, या फिर इसके लिए हम एक सिंगल टर्म भी दे सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी हाईली वेस्क्यूलर। हाईली वेस्क्यूलर, तो हाईली वेस्क्यूलर क्या मतलब हुआ कि वो जो सरफेस है वहां पर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में होनी चाहिए। उसका क्या रीजन है, ताकि जब वेंटिलेशन का प्रोसेस होकर के एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो, तो वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर के जल्दी जल्दी ब्लड के अंदर जाए, और फिर ब्लड जो है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसको डिफ्यूज करे, ताकि मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यू हो सके। एक ये चीज हो गई। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है कि सरफेस एरिया मस्ट बी वेरी लार्ज, कि जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए। जैसे अगर जैसे एल्वोलाइज हैं तो इनका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि अगर इसके अराउंड देखो, जैसे इस एरिया पे ये वाली ब्लड वेसल के साथ ही कांटेक्ट में आ रहा है, फिर कोई ब्लड वेसल इसके इस तरफ भी होगी तो यहाँ पर भी कांटेक्ट में आ रहा है, कोई ब्लड वेसल यहाँ से जारी होगी तो इधर भी कांटेक्ट में आ रहा है। तो जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स के साथ में ये कनेक्शन जो है वो अपना बिल्ड कर पाएगा, और उतनी ही ज़्यादा गैसेस का डिफ्यूजन भी हो पाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो सरफेस एरिया है ऑफ एनी काइंड ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस दैट शुड बी लार्ज। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट शुड बी एक्सट्रीमली थिन ऑल्सो, कि देखो अब ये जो एल्वुलाई है इसका अगर सरफेस एरिया ये पतला पतली झिल्ली जैसा नहीं होगा तो फिर कैसे जो आपकी गैसेज हैं वो ट्रांसफर हो पाएंगी एक
जगह से दूसरी जगह पे, नहीं हो पाएंगे ना, तो इसीलिए एकदम पतला सा एकदम सरफेस एरिया होना चाहिए ताकि इजीली डिफ्यूजन हो जाए गैसेस का। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके रेस्पिरेटरी सरफेस पे, ये इस तरीके से होते हैं कि उसमें बस उनका एक मोटिव है कि गैसेस का एक्सचेंज। तो जो जो चीज़ें गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस रेस्पिरेटरी सरफेस ने जो है वो एक्वायर कर रखी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो इट शुड बी केप्ट मॉइस्ट। तो इससे जो भी आपका रेस्पिरेटरी सरफेस होगा वो मॉइस्ट होना चाहिए। अब देखो मॉइस्ट क्यों होना चाहिए, अभी तो हम जैसे बात कर रहे थे स्पेसिफिकली ह्यूमंस की, अगर हम वैसे बात करें जैसे कि हमने देखा था आपके कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट रेस्पिरेशन भी चलता है। ठीक है, बॉडी से डायरेक्टली एनवायरमेंट के साथ में कॉन्टैक्ट में होती है और डायरेक्टली जो है वो गैसेस का एक्सचेंज चल रहा होता है। तो उसमें देखो क्या होता है, मॉइस्ट होना चाहिए सरफेस। अगर सरफेस मॉइस्ट होगा तो उस मॉइस्ट जगह पर ऑक्सीजन जो है वो उस इस साथ में जो है वो डिफ्यूज कर जाएगी। ठीक है, उसमें मिक्स होकर के इजीली अंदर की तरफ को चली जाएगी सेल के। ठीक है, तो मॉइस्ट होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इट मस्ट बी परमिएबल टू द रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, ये भी अंडरस्टूड है कि परमिएबल जो गैसेस वहां पर आ रही हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के पास में, अगर वो सरफेस परमिएबिलिटी ही शो नहीं करेगा उन गैसेस को तो गैसेस कैसे डिफ्यूज करेंगी, है ना, नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए परमिएबल होना चाहिए। उसके बाद में इट शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। ये बात हुई है डायरेक्ट रेस्पिरेशन की कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे अमीबा था, हमने देखा था वो डायरेक्ट कांटेक्ट शो कर रहा था विद द एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट की, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में भी जो आपकी एल्वोलाई होती है वहां पर अगर आप एक चीज देखोगे कि जो आपकी नॉस्ट्रल्स से जो भी आप इनहेल कर रहे हो एयर, वो एक तरीके से डायरेक्टली आपकी एल्वोलाई के अंदर ही तो जा रही है ना। तो क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही है एनवायरनमेंट के साथ में, चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, पर एयर तो डायरेक्टली कहाँ आ रही है, सीधी आपके एल्वोलाई के ही अंदर आ रही है। तो ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद में द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस डिपेंड्स मेनली ऑन द साइज ऑफ एनिमल। ठीक है, जो आपके रेस्पिरेटरी सरफेस का स्ट्रक्चर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि एनिमल का साइज कितना है, और जो एनिमल है वो वाटर के अंदर रहने वाला है या फिर टेरेस्ट्रियल है, और उसकी मेटाबॉलिक डिमांड कैसी है। कि जैसे अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका जो रेस्पिरेटरी सर्फेसिस होते हैं वो उसी तरीके से मॉडिफाइड होते हैं। जैसे कि अगर आप माइस की फॉर एग्जाम्पल बात करोगे तो उसका मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट होता है तो उसकी जो फिर रेस्पिरेशन रेट है वो भी उसी हिसाब से होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एंडोथर्मल एनिमल्स की, एंडोथर्मल एनिमल्स मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है। किस चीज का सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है एंडोथर्मल एनिमल्स का वो लार्जर होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक रेस्पिरेटरी मतलब, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो देखो अगर कोई भी सरफेस है उसको एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस एक्ट करना है तो उसको ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये उस मतलब कि ये फॉलो करनी पड़ेगी, उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होनी पड़ेंगी तभी वो एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो उसके बाद में फिर अगली चीज है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका क्या रोल होता है। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का सबसे पहले रोल लिख लो कि दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which can be carried by the blood। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कितना, उनके अंदर प्रेजेंट जो ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ में कैरी कर पाएगा टू डिफरेंट टिश्यूज, दैट मेजरली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट या फिर आप बोल सकते हो द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हीमोग्लोबिन है ह्यूमंस का, है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड रखने की कैपेसिटी रखता है। तो देख लो एक हीमोग्लोबिन होगा तो वो 4 ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर जाएगा, तो ऐसे करके कितना ज्यादा अमाउंट होता है हीमोग्लोबिन का बॉडी के अंदर। तो उससे क्या होगा, बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ती है या फिर आप बोल सकते हो बॉडी के ब्लड की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है टू कैरी द कैरी आउट द कैरी द ब्लड।
ठीक है। उसके बाद जैसे हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? आप देखो इस स्लाइड से आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे बड़े सारे एग्जाम्स में। जैसे क्या हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर कौन सा जो जैसे हीमोग्लोबिन पिगमेंट, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है? आयरन। आयरन की वजह से फिर ये रेड कलर का होता है, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? आरबीसीज इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इट इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा इन एनालीड्स। अब देखो ये चीज याद रखने वाली है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा आरबीसीज होते हैं। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली मैमल्स की ही बात कर लें तो ऐसे बाई कॉन्केव शेप के आपको आरबीसीज देखने को मिल जाएंगे, और इसी आरबीसी के अंदर आपका प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या बोली है कि अगर हम एनालीड्स की बात करें तो उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन ही एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बट एनालीड्स के अंदर ये डायरेक्ट प्लाज्मा में ही फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। एनालीड्स के अंदर ऐसा कुछ कोई चीज नहीं है कि आरबीसी हैं और फिर उनके अंदर हीमोग्लोबिन है, नहीं। वो बात होती है वर्टिब्रेट्स की। अगर हम एनालीड्स की बात करें तो उनके प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन जो है वो फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप के पिगमेंट पे आ जाओ। नेक्स्ट टाइप का हेमोसाइनिन, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉपर, ठीक है, कॉपर। उसके बाद ये कॉपर जो है यही इसको ब्लू कलर भी प्रोवाइड करता है हेमोसाइनिन को, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है इन द कौन? हेमोसाइनिन। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ मोलस्क्स एंड क्रस्टेशियंस, ठीक है। क्रस्टेशियंस जो है ये आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम की क्लास है एक, और मोलस्का के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? हेमोसाइनिन, ठीक है। तो आप लोगों ने देखो ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी जो पिगमेंट है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, कौन सा पिगमेंट जो है वो आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में फिर आ जाओ हेमोएरिथ्रिन। हेमोएरिथ्रिन में फिर से आयरन प्रेजेंट होता है, तो ये रेड कलर इम्पार्ट करता है ब्लड इसको, ब्लड को। और इट इज प्रेजेंट इन सम कॉर्पस्कल्स इन सम एनालीड्स। तो एनालीड्स में फिर हमने दो टाइप के पिगमेंट्स देख लिए कि कुछ एनालीड्स के अंदर जो है वो हेमोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, कुछ एनालीड्स के अंदर आपको हेमोग्लोबिन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्लोरोक्रुओनिन। जो क्लोरोक्रुओरिन जो है उसके अंदर भी आयरन होता है, ये ग्रीन कलर का होता है क्लोरोक्रुओरिन, और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ पॉलीकीट्स, ठीक है, सिबेला एंड सर्प्यूला। अब जो पॉलीकीट है, जो पॉलीकीटा है, ये भी एनालिडा की ही एक क्लास होती है। उसके बाद फिर अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, ये पिगमेंट्स हो गए आपके। देखो ये वाली स्लाइड ना आपको बिल्कुल ध्यान रख लेनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। उसके बाद ये वाली आप चाहो तो मतलब स्किप कर सकते हो, बट कर लोगे तो कोई पता नहीं होता, इससे भी कभी क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो इसमें देखो पिन्ना ग्लोबिन, इसके अंदर मैंगनीज प्रेजेंट होता है, ब्राउन कलर्ड पिगमेंट है ये, एंड इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन सम मोलस्क्स, ठीक है। उसके बाद एकाइनोक्रोम है, इसके अंदर फिर से आयरन प्रेजेंट है, रेड कलर का है, इट इज प्रेजेंट इन द एकाइनोडर्मेटा के अंदर जो है वो एकाइनोक्रोम प्रेजेंट होता है। देन वेनेडियम प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेट्स के अंदर, और मूल पैटर्न प्रेजेंट होता है फिर से एकाइनोडर्म्स के अंदर। एकाइनोडर्म्स में किसमें? होलोथ्यूरियंस में। होलोथ्यूरियंस का एग्जांपल है सी कुकुम्बर्स, ठीक है। तो इस वाली ये वाला जो पेज है इसमें इतने वो नहीं है आपको कि आपको ध्यान रखना ही रखना है, बट ये वाला जो है जो इससे हमने पीछे वाला करा, इससे बड़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पिगमेंट्स जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या काम करते हैं? ब्लड की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ में उसको इंक्रीज करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो पास कर सके विद द ब्लड टू द डिफरेंट टिश्यूज या फिर टू द डिफरेंट ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। उसके बाद में फिर देखो एक ये चीज है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर ब्रीदिंग। अब देखो ब्रीथ जब करते हैं, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस में जो ब्रीदिंग का हमने एक स्टेप देखा था, या फिर आप उसको बोल सकते हो वेंटिलेशन का जो एक हमने स्टेप देखा था, उसके अंदर जो वाटर ब्रीदिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उस चीज की बात करेंगे। तो देखो वाटर जो है इट इज 800 टाइम्स डेंसर देन एयर, ठीक है। एयर लाइटर होती है, उसके कंपैरिजन में जो वाटर है देख लो वो 800 गुना ज्यादा डेंस होता है। सो ग्रेट एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मूव वाटर ओवर द रेस्पिरेटरी सरफेस, है ना। अब देखो अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक है तो इसका मतलब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही लेगा, एक्वायर करेगा। तो अगर वो एक्वेटिक है तो ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि वो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो है वो एक्वायर करता है। तो उस टाइम पे वो जो
ऑक्सीजनेटेड वाटर है वो भी तो उसके उस सरफेस से, रेस्पिरेटरी सरफेस के आजू बाजू से पास होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर जैसे मान लो अगर कोई ऐसी वाटर बॉडी है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और जैसे बहुत ऐसी पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की, और ऑर्गेनिजम्स ने क्या करा हुआ है कि ऑक्सीजन को ऑलरेडी ले लिया है और जो वाटर है वो डेफिशिएंट हो चुका है इन योर ऑक्सीजन, और फिर वही पास हो जा रहा है थ्रू द बॉडी सरफेस जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस है वहां से। तो कैसे फिर एक्सचेंज होगा वो इसका ऑक्सीजन का, नहीं हो पाएगा ना। तो यही लिखा है कि जो वाटर है और वो भी ऑक्सीजनेटेड, वो क्रॉस होना चाहिए ओवर द रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर से, और इस चीज के लिए बड़ा एफर्ट लगता है, तो वो इतना डेंस होता है वाटर एज कम्पेयर टू एयर। वाटर कंटेन्स 40 टाइम्स लेस ऑक्सीजन देन एयर। ठीक है, जितनी एयर में ऑक्सीजन होती है उसके कंपैरिजन में देख लो कितनी 40 गुना कम ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिजॉल्व होती है। देन ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करता है, डिफ्यूजेज वेरी स्लोली थ्रू वाटर। तो वाटर से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करना है टू द रेस्पिरेटरी सरफेस, तो उसमें भी बड़ा ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है वो भी। और वार्मर द वाटर लेस ऑक्सीजन इट कैन होल्ड। ठीक है, अगर गर्म पानी हो तो फिर जैसे जैसे आप बोलते हो, अगर मान लीजिए ये कूल्ड वाटर है, उसके बाद पानी गर्म होने लगा और एकदम हॉट बन गया, तो जैसे जैसे पानी की टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो भी कम होती जाती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि हमें इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो नहीं सेटअप करनी चाहिए अराउंड द वाटर बॉडीज, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है वो कहाँ डाल देते हैं, फिर फाइनली वाटर बॉडीज के अंदर डाल देते हैं, जिससे फिर वहाँ की जो वाटर बॉडी है, सराउंडिंग का जो वाटर है, वो उसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो नेचुरली फिर उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, और वहाँ का जो फिर लोकल फौना होता है उसे बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है इस वजह से। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि वाटर ब्रीदिंग से रिलेटेड थी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स की जो कि रिलेटेड है एयर ब्रीदिंग। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे मतलब हर किसी को कोई ना कोई तरीके की परेशानी होती है। तो अब परेशानी देख लेते हैं जो कि एयर ब्रीदर्स हैं उनकी। तो देखो रेस्ट, अब उन लोगों को क्या चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो वेल प्रोटेक्टेड एंड इट शुड बी केप्ट मॉइस्ट। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने रेस्पिरेटरी सरफेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स करे तो उसमें क्या किया कि इट शुड बी मॉइस्ट। ठीक है, उसके आजू बाजू से थोड़ा सा एक मॉइस्ट सा होना चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। क्या कि अगर ड्राई होगा तो कैसे फिर वो एक्सचेंज होगा गैस का, ऑक्सीजन का, या फिर आप बोल सकते हो कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी केप्ट मॉइस्ट। और दूसरा, बड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, बड़ा डेलिकेट ऑर्गन होता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ह्यूमंस के भी अंदर रिब केज के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आपके जो लंग्स होते हैं वो भी। उसके बाद लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन फ्रॉम एयर ब्रीदिंग फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन फ्रॉम लंग्स। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, जब हम ये वाली जब रेस्पायर करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो वाटर का लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों लंग्स से जब हम वो कर रहे होते हैं तो वाटर का, तो लिखा हुआ है लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन फ्रॉम लंग्स। उसके बाद में अब देखो 400 मिलीलीटर पर डे इतना वाटर लॉस हो जाता है फ्रॉम बोथ लंग्स। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो ये भी कितना एक तरीके से नुकसान वाली बात है ना। तो उसके बाद चलो अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऑर्गन्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप देखो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स, कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। हम एकदम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स से स्टार्ट करते हुए अप टू हायर कॉर्डेट्स तक जाएंगे। तो अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की, तो जैसे ये आपको अमीबा का यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो जो अमीबा, जैसे देखो दिस इज द अमीबा, तो यहाँ पर तो क्या होता है बॉडी, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है देखो ये, इसी से जो है वो गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है बिकॉज इट इज इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या करना है आप लोगों को, हर एक जो भी हमने यहाँ पर आपको पीपीटी के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अलॉन्ग विद द फाइलम्स, उनके जो एग्जाम्पल दिए हैं और वो उनका जो कौन सा ऑर्गन है
बॉडी का एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो दिमाग में रख लेना है। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट आपका फाइलम आता है वो है पॉरीफेरा। अगर पॉरीफेरा की बात करें तो उसको हम लोग नॉर्मली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, और इनसे इनमें भी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस। तो इनका भी जो एक्सचेंज है गैसेस का वो बॉडी सरफेस से ही होता है। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस के अंदर भी कि इसके अंदर कैनाल सिस्टम होता है ना, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहीं से डायरेक्टली फिर गैसेस का एक्सचेंज जो है वो भी हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नाइटेरियंस की, या फिर इन्हीं को हम लोग सिलेंट्रेट्स भी बोलते हैं, तो इनमें जैसे एग्जांपल्स के लिए आप देखो कोरल्स हो गए, सी फैंस, हाइड्रा, ये सारे इसी के एग्जांपल्स हैं। इनमें भी बॉडी सरफेस से ही जो है वो एक्सचेंज होता है गैसेस का। देन अगर हम बात करें हेलमेंट्स की, हेलमेंट्स के अंदर देखो दो आ जाते हैं, एक प्लेटी हेलमेंथीस और एक आ जाते हैं एश हेलमेंथीस। तो ये आपका टेप वर्म है, दिस इज द टेप वर्म, और ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है एस्कैरिस। ठीक है, तो इनमें भी जो आपका एक्सचेंज है गैसेस का वो भी कैसे हो रहा है, बॉडी सरफेस से। अब देखो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए देन द वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होना चाहिए देन द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा उसका टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है तो उस सिचुएशन में बॉडी को किसी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर या रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती, वो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस से ही जो है वो परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट आ जाओ, एलिमेंट्स के बाद में है एनालीड्स। अब एनालीड्स के अंदर ये देखो ये अर्थवॉर्म दिखाया है, उसके बाद ये आपको दिखाया हुआ है नेरीस, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो दिस इज द अर्थवॉर्म। इसमें भी गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, थ्रू द स्किन। फिर उसके बाद ये नीरिस है, दिस इज द नेरीस, और ये है एम्फिट्राइट। तो जो अर्थवॉर्म है इसकी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, देखो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज द टर्म गिवन टू द ऑर्गेनिजम्स हु रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन। तो जो स्किन रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है उस रेस्पिरेशन का नाम होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर हम बात करें नीरिस की, तो देखो पैरापोडिया एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सटेंशन होती हैं इनकी बॉडी वॉल की ही। ठीक है, वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये जो पैरापोडिया है दीज आर दी एक्सटेंशंस ऑफ बॉडी वॉल। ये देखो आपको पूरे इसकी बॉडी पे दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे पैरापोडिया हैं। ठीक है, तो दीज आर दी एक्सटेंशंस ऑफ बॉडी वॉल। तो ये यहाँ पे एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें एम्फिट्राइट की, तो यहाँ पे एक्सटर्नल गिल्स होती है। देखो ये सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नल गिल्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो देखो ये सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ में उनके कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं ये ध्यान होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और फिर उस टाइम पे आप लोगों को ये ध्यान नहीं होते। ठीक है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपको ये लर्न हो सारे। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आ जाता है आर्थ्रोपोडा। आप सभी को पता है दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इट कंटेन्स। इसमें भी जो सबसे, अब जैसे हर एक फाइलम के अंदर क्लास होती है, तो ठीक है सारे के सारे फाइलम्स में सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, बट आर्थ्रोपोडा में भी जो सबसे बड़ी क्लास है वो है आपकी इंसेक्टा, जिसका मॉडल ऑर्गेनिज्म है आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, दैट इज योर कॉकरोच। तो इसमें आ जाते हैं जैसे प्रॉन है, क्रेफिश है, ये आ जाते हैं क्रस्टेशियंस। ठीक है, और इनके अंदर गिल्स से रेस्पिरेशन होती है। तो मैंने आपको बोला जो स्किन से रेस्पिरेशन हो रही है उसे हम नाम दे रहे हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और जो रेस्पिरेशन गिल्स की वजह से हो रही है, गिल्स के थ्रू हो रही है, उसे नाम दिया जाता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद में फिर आ जाओ इंसेक्ट्स के ऊपर। इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेकिया, और उसे हम ट्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं, अब देखो क्योंकि जो पिगमेंट होता है आप लोगों को पता है वो किसके अंदर डिजोल्व होता है, तो ब्लड के अंदर। जबकि इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन है उसमें ब्लड का या फिर हीमोलिम्फ पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर ना, तो उसमें कोई रोल नहीं होता उसका रेस्पिरेशन में।
क्योंकि रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स के केस में डायरेक्टली किससे हो जाती है, ट्रेकिया से, ट्रेकियल रेस्पिरेशन होती है, ना ट्रेकिया, ट्रेकियल रेस्पिरेशन होती है। और वो देखो होती कैसे, अगर जैसे मान लो कॉकरोच ही है तो उसके अंदर जैसे ये इसके सेगमेंट्स होते हैं इस तरीके से, थोरेसिक सेगमेंट्स आ गए और ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स आ गए, है ना। टोटल 10 होते हैं इसके एब्डोमिनल और 3 होते हैं इसके थोरेसिक सेगमेंट्स। तो यहाँ पे ये ट्यूब्स होते हैं, स्पायरेकल्स जिसको बुला देते हैं हम लोग। ये ट्यूब्स डायरेक्टली क्या करती हैं, बॉडी से एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं और यहीं से जो है वो गैसेस का एक्सचेंज, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यहीं से डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाती हैं गैसेस इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स, ये चीज बता दी मैंने, इंसेक्ट की बॉडी के फ्लूइड को हम क्या बुलाते हैं, हिमोलिम्फ, और उसका ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कोई भी रोल नहीं है क्योंकि ट्रेकियल रेस्पिरेशन है इस तरीके की। वो जो ट्रेकिया आप बोल सकते हो स्पायरिकल्स हैं, वो डायरेक्टली एयर के या फिर एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आ जाता है आर्थ्रोपोडा के अंदर ही, दैट इज सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, इनके अंदर भी ट्रेकियल रेस्पिरेशन है। फिर देखो ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि अरेक्निड्स, दैट इज स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बुक लंग्स बुलाया जाता है। किंग क्रैब या फिर लिम्यूलस, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक गिल्स। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को और ये बहुत बार, ये दोनों जो बहुत ही बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है इसको बाय हार्ट, ठीक है, ताकि एग्जाम में भूलो ना आप लोग। उसके बाद फिर आ जाओ मुलस्का, नेक्स्ट फाइलम आ जाता है मुलस्का। अब मुलस्क्स जो है दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है इनसाइड द शेल। अब जो मुलस्का का शेल होता है, ठीक है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है, शेल्ड ऑर्गेनिजम्स है ये। तो जो शेल है इट कैन बी एक्सटर्नल या फिर शेल जो है वो इंटरनल भी हो सकता है। ये हम बात कर रहे हैं शेल की, जो कि मोलस्का में होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोलस्क, कोई ऐसा मोलस्क है जिसके अंदर शेल हो ही ना। ऐसा क्या एग्जांपल है जिसके अंदर शेल नहीं होता, ऑक्टोपस। और एक्सटर्नल, जिसके अंदर एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होता है, एग्जांपल आ जाएगा पाइला, जिसको आप लोग एप्पल स्नेल भी बुलाते हो। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इंटरनल शेल होता है, उसके लिए एग्जांपल है कटल फिश। ठीक है, अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, तो यूनियो के अंदर होते हैं टिनिडिया या फिर गिल्स। ठीक है, टिनिडिया को हम लोग गिल्स भी बुला लेते हैं, और या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि गिल्स को हम लोग टिनिडिया भी बुला लेते हैं। पाइला के अंदर भी टिनिडिया होता है एक, और दूसरा होता है पल्मोनरी सैक। ये 2 ऑर्गन होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आ जाओ एकाइनोडर्म्स के ऊपर। तो जो एकाइनोडर्म्स होते हैं उसके अंदर देखो एग्जांपल है, एक तो स्टारफिश, दूसरा सी क्यूकम्बर। तो स्टारफिश के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक ट्यूब फीट है और डर्मल ब्रैंकियाई है। अगर आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान होगा तो ट्यूब फीट देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, एम्प्यूला होता है यहाँ पे इनका, और ये ऐसे करके ट्यूब फीट, ऐसा सा इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये भी एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं इन केस ऑफ स्टारफिश, या आप बोल सकते हो एकाइनोडर्म्स की स्टारफिश में। और दूसरा हम देख रहे हैं सी क्यूकुम्बर। ये क्यूकुम्बर जैसा दिखाई देता है शेप में, ये देखो ये है सी क्यूकुम्बर। और इसका जो है क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री जो है, इसके क्लोएका में एक रेस्पिरेटरी ट्री जैसा आपको दिखाई देगा, जो कि हेल्प करता है फॉर रेस्पिरेशन। उसके बाद में फिर लास्ट आ जाओ प्रोटोकॉर्डेट्स, क्योंकि फिर इसके बाद में जो है वो कॉर्डेट्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें फेरेंजियल वॉल होती है जो कि रेस्पिरेशन का काम करती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर आ जाओ साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेस। तो साइक्लोस्टोम्स के लिए एग्जाम्पल्स आपको ध्यान होगा, लैम्प्रे, हैगफिश जिसको बुलाते हैं, मिगजाइन या फिर माइगजीन, आप जो भी बुलाएं, और फिशेस, है ना, इनके अंदर क्या आते हैं, गिल्स, इंटरनल गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। उसके बाद फिशेस भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है बोनी फिशेस, एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस, है ना। जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनका जो गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं, जबकि बोनी फिशेस की जो है वो के ओपरक्यूलम के आड़ में आप बोल सकते हो कि कवर्ड होते हैं, है ना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग लंग फिशेस, जैसे कि डिप्नोई भी बोलते हैं इनको हम लोग, लंग फिशेस। ये जो लंग फिशेज होती हैं ये क्या करती हैं, इनके अंदर, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए जो है वो एक लंग जैसा प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये रेस्पायर करती हैं। उसके बाद में एम्फीबिया की अगर हम बात करें तो देखो एम्फीबियंस के अंदर 3 टाइप्स से रेस्पिरेशन हो पाती है। एक होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि देखो आपको पता है एम्फीबिया जो है दे कैन सर्वाइव इन वाटर एंड ऑन द लैंड ऑल्सो। तो जब ये पानी के अंदर रहेंगे उस टाइम पे तो फिर ये कैसी रेस्पिरेशन करेंगे, क्यूटेनियस। अब जब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो उनकी हर टाइम ही चलती रहती है, जब ये उसके ऊपर आएंगे
अपनी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जब आएंगे टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर, तब ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करेंगे लंग्स की हेल्प से, और वैसे ये क्यूटेनियस करते रहते हैं, और बकोफेरेंजियल तब करेंगे जब ये पानी में होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, तो ये तो इनकी चलती रहती है हमेशा, और जो पल्मोनरी है वो कब काम आएगी, जब ये लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन काम आएगी जब ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होंगे, क्यूटेनियस ऑलवेज इन एक्टिव, और बकोफेरेंजियल कब काम आएगी, जब ये वाटर के अंदर होंगे। तो बकोफेरेंजियल जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसे होती है, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, जो जो बकल कैविटी होती है उसकी जो अपर लाइनिंग होती है वो रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करती है। तो जब वो जैसे पानी में जाएंगे अपने मुंह में ऐसे पानी भर लेते हैं, और फिर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करते रहते हैं करते हुए, तो वो क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा होता है उस टाइम गैसेज का। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, अगर हम बात करें, देखो टैडपोल जो आपके फ्रॉग का लार्वा होता है, दैट इज द टैडपोल लार्वा। तो जो टैडपोल लार्वा होता है उसके अंदर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो एम्फीबियंस के अंदर मैंने आपको बताया 3 टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये 3 टाइप की रेस्पिरेशन हो गई एम्फीबियंस के अंदर, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। जब फ्रॉग अपने टैडपोल स्टेट में होगा तो उस टाइम पे उस पर रेस्पिरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल गिल्स, एक ये चीज। ठीक है, और कुछ एनिमल्स जैसे नेक्ट्यूरस, प्रोटियस, सायरन, ये इनके अंदर भी एक्सटर्नल गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। जैसे ये नेक्ट्यूरस है, मड पपी भी बुला लेते हैं इसको हम लोग, दिस इज आल्सो नोन एज मड पपी, और ये है टैडपोल लार्वा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस के बाद फिर हम देखते हैं रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो लंग्स ही होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स शो क्लोइकल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो क्लोइका जो है एक ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ से एग लेइंग भी हो जाती है, और वेस्ट मैटर की जो है वो भी वहां से रिलीज हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे स्पीशीज हैं टर्टल्स की जिन जो कि क्लोइकल रेस्पिरेशन भी शो करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो रेप्टाइल्स के बाद फिर आपका आ जाता है एव्स। एव्स देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एव्स के जो लंग्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एयर सैक्स। अब एयर सैक्स जो है वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड बुयांसी, कि मतलब जैसे आपको पता है बर्ड्स ने इतना भारी शरीर लेकर के उड़ना होता है, तो वो कैसे उड़ पाते हैं, बिकॉज उनके अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से वो पूरी की पूरी जो एयर है वो फ्लो हो पा रही है पूरी की पूरी बॉडी में, और उसको एकदम लाइट रखने में हेल्प करते हैं जो आपके एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि एयर सैक्स आर प्रेजेंट इन विच फाइलम। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एव्स। उसके बाद फिर लास्ट आ जाओ मैमल्स। तो मैमल्स के अंदर तो आप सभी को पता है लंग्स होते हैं एज अ ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। इवन इन केस ऑफ जैसे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे आप लोगों को पता है मैमल्स जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन, है ना, इनके अंदर भी लंग्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो जब जैसे डॉल्फिन या फिर व्हेल भी होती है जब, तो जब वो कई बार पानी, जैसे आपने देखा होगा वैसे वो अंदर पानी के नीचे रहती है, मतलब डीप इनसाइड वाटर रहती है, बट जब भी उसको जैसे सांस लेनी होती है तो वो ऊपर आकर के अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर को इनहेल करके फिर वापस पानी के नीचे चली जाती है। तो उनके अंदर भी क्या होते हैं, लंग्स ही होते हैं एज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कि व्हेल, अगर कई बार आपने देखा होगा कि जैसे व्हेल अगर कभी अगर पानी से बाहर आ जाए ना, तो जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको दोबारा से पानी में भेजने की उसमें लगे रहते हैं कि जल्दी तुरंत जो है वो पानी के अंदर चली जाए, क्योंकि व्हेल की बॉडी का जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उस मतलब कि उसकी बॉडी का वेट इतना ज्यादा होता है कि उसके खुद ही के जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं और उसकी डेथ हो सकती है अगर वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ जाए। अगर पानी के अंदर तो आप सभी को पता है कि बॉयंट फोर्स लगती है जिसकी वजह से बॉडी हल्की फुल्की रहती है पानी के अंदर, है ना। तो और फिर अच्छा अगर वो पानी के बाहर आ गई तो एक तो उसकी खुद ही की जो बॉडी का वेट है वो उसके लंग्स को कोलैप्स कर देगा, जो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। और फिर एक बार जब डेथ हो गई तो फिर बैक्टीरिया का जो भी फंक्शन वगैरह, बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से उसमें जो है वो गैस फिलअप हो जाती है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो ब्लास्ट भी फिर कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ को अवॉइड किया जाए, इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट क्या करते हैं, जब भी कभी अगर वेल बाहर आ जाती है तो उसको पानी में भेजने के लगे रहते हैं, ताकि डेड वेल ब्लास्टिंग, एक टर्म अगर आपने सुनी होगी तो डेड वेल ब्लास्टिंग,
इस चीज़ से जो है वो बचा जा सके। ठीक है, तो ये हो गए आपके मैमल्स के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। तो इसी के साथ में फिर हमारा ये लेक्चर होता है फिनिश। आप लोगों को इस लेक्चर में ध्यान क्या रखना है कि आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक तो ये चीज़ बताई कि डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स हमने देखे जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो आपका सरफेस है वो कैसा होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल्स, हर एक फाइलम से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे हैं जो कि जिनके अंदर अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।